नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने एसआईआर समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सरकार ने सदन के सुचारू संचालन में सभी दलों से सहयोग मिलने की जताई उम्मीद। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा 7 दिन बढ़ाई। अब 11 दिसंबर तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया। तमिलनाडु पुदुचेरी तट के पास और तेज हुआ चक्रवात दितवाह, 3 की मौत। तिरुवल्लुर रानीपेट के लिए रेड अलर्ट जारी। ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए भारत की श्रीलंका को मदद जारी। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 27 इनामी समेत कुल 37 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। रांची में पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत बड़े स्कोर की ओर। कोहली की शतकीय पारी। रोहित शर्मा ने वनडे में सबसे ज्यादा छक्के मारने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद कहा कि सर्वदलीय बैठक सौहार्दपूर्ण रही है और भरोसा है कि शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन में सरकार को सभी दलों का सहयोग मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विपक्षी दलों ने एसआईआर, देश की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, प्रदूषण से सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और कहा कि इन पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को सकारात्मक और उत्पादक बताया। जितने सुझाव आज पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स का आए हैं, हम उसको विचार करके फिर आगे बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज में पेश किया जाएगा और हाउस में कौन सा मुद्दा किस पे चर्चा करना चाहिए, ये सब प्रक्रिया है, आप सब जानते ही हैं। मीटिंग में 36 पॉलिटिकल पार्टीज एंड 50 लीडर्स पार्टिसिपेटेड। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। साथ ही संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि विपक्षी पार्टियां सदन की कार्यवाही का बहिष्कार नहीं कर रही हैं। अपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी उनमें से एक है, लेकिन ये कहना कि एसआईआर को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ऐसा सब पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं कहा है। अगर किसी ने बाहर में स्टेटमेंट दिया है, उसको सामूहिक स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूं कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि सदन में एसआईआर का मुद्दा उठाएंगे। SIR. You see, sometimes it is said election commission, forget about election commission. SIR is a product, it's being said by everyone, by reason of the operation of the statute. If by reason of the operation of the statute, so many things are discussed, why the SIR will not be discussed?
And our strong point, you know that 40% have expired during last few days. 7-8% attempted to commit suicide. 10 to 12% have become seriously ill. This is a very serious issue, should be discussed. समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में एसआईआर का मुद्दा उठाया। देखिए, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर अधिकारियों के दबाव में बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, उनसे वोट काटने के लिए कहा जा रहा है, उनको अलग, जैसे हमारे यहाँ इटावा है, इटावा में सारे लोगों को कैटेगरी सी में डाल दिया है। एक प्रोसेस है कि जिसका 2003 में वोट है, 2025 में वोट है, सो कैटेगरी 1 में रहेगा, किसी डॉक्यूमेंट की उसको ज़रूरत नहीं। और अगर उनके फादर वगैरह का है, उनका वोट नहीं है, अब हैं वो वोटर, लेकिन उनके माँ बाप के वोट हैं, तो कैटेगरी 2 में आ जाएगा। अब हम लोगों को कैटेगरी सी में डाल दिया है। मैं 92 से तो एमपी हूँ, 67 से वोट डाल रहा हूँ। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि चंडीगढ़ का बिल जिसे रोका गया है, न कि वापस लिया गया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आप ऐसे बार बार बिल्स लेके आ रहे हैं जिससे फेडरल स्ट्रक्चर ही कमजोर नहीं होता, लेकिन पंजाब को आप आइसोलेट करके वहां पे उसकी अमन शांति को खराब करने वाले। अब चंडीगढ़ का बिल लेके आए जो उन्होंने रोल बैक किया है, उसको इन्होंने पॉज किया है, हॉल्ट किया है, उसको रोल बैक नहीं किया है। तो इसमें हम ये चर्चा होनी चाहिए कि आपको ये इल कंसीव्ड एडवाइस कौन देता है और चंडीगढ़ को आप पंजाब को कब देंगे, क्योंकि हमारी राजधानी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उम्मीद जताई कि विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बार ऐसा लग रहा है कि चर्चा होगी और विपक्ष के जो दल हैं वो भी कई मुद्दे लेकर आए हैं ना, इसलिए लगता है चर्चा होगी। पिछले बार के बाद और इस बार भी परिस्थितियां बदली, उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ। बिहार के चुनाव में भी जनता ने अपना कुछ मतदान के करके जो मत सुनाया, उसके बाद परिस्थितियां बदली भी है ना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 28 नवंबर से चल रहे पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। विकसित भारत सुरक्षा आयाम विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फोरेंसिक विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में कल देश की सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी भाग ले रहे हैं। अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में आज कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने भगवत गीता को धार्मिक जीवन और उत्कर्षपूर्ण कर्म का सार्वभौमिक मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि तेजी से बदलते और अनिश्चितता से भरे समय में इसकी शिक्षाएं मार्गदर्शक प्रकाश बनती हैं। उन्होंने कहा कि गीता का संदेश हमें उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, करुणा के साथ नेतृत्व करने और अपने विचारों और कर्मों से मानवता को ऊंचा उठाने की प्रेरणा देता है। In an age of rapid change and uncertainty, these teachings offer a guiding light. They urge us to act with purpose, to lead with compassion, and to uplift humanity through our thoughts and deeds. Yes, we celebrate the International Gita Festival. May we carry forward this eternal wisdom and weave it into the fabric of our personal, social, and global responsibilities. यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आप बने रहिए हमारे साथ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के नक्सल उन्मूलन और नक्सलियों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कुल 37 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 65 लाख के 27 इनामी माओवादी भी शामिल हैं। दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का फायदा उठाते हुए पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत 37 माओवादी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर पिछले 20 महीनों में दंतेवाड़ा जिले में 165 इनामी माओवादी सहित कुल 508 से अधिक माओवादियों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा को अपनाया है। इसमें टोटल 27 इनामी है, वो 37 में 27 इनामी नक्सली है, कुल 65 लाख का इनामी। 2024-25 साल जो है लगातार ऑपरेशन चलता रहा है। जीआरपी, बसर फाइटर, सीआरपीएफ सभी ने मिलकर लगातार ऑपरेशन किए। हमारे जिले, पड़ोसी जिले सभी जगह मिलकर, और इसी का विभिन्न मुठभेड़ भी हुई है और साथ में कई सरेंडर्स भी हुए हैं। और आप लोगों के माध्यम से लगातार हम लोगों ने अपील भी किया है सरेंडर के लिए। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया की समय सीमा 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। अब वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़े सभी चरण नई तारीखों के अनुसार पूरे किए जाएंगे। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया अब 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दी गई है। वहीं अब 16 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी होगी, जबकि 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। गौरतलब है कि आयोग की ओर से पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए नया शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अनुसार अब एन्यूमरेशन, बूथों के पुनर्गठन से लेकर ड्राफ्ट रोल की पब्लिकेशन और क्लेम ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया सभी संशोधित तिथियों के अनुसार होगी। ये विस्तार उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है जहां एसआईआर पहले से चल रही थी। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के नाम शामिल हैं। आयोग के मुताबिक मतदाता सूची को ज्यादा सटीक, अद्यतित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह विस्तार जरूरी पाया गया। असम में विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत सोनितपुर, तेजपुर, ढेकियाजुली, बरचाला, रंगापाड़ा, नादुआर विधानसभा क्षेत्रों में सटीक मतदाता सूची तैयार करने के लिए बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। साथ ही मौजूदा मतदाता सूची में विसंगतियों की जांच भी की जा रही है। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया 20 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें 18 वर्ष तक के आयु के युवाओं का नामांकन तथा मृत मतदाताओं के नाम हटाने का काम किया जाएगा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की ट्रांस यमुना रेंज ने बड़ा खुलासा करते हुए
3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आतंकी पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी और गैंगस्टर से आतंकी बने शहजाद भट्टी के लिए काम कर रहे थे। जांच में सामने आया है कि शहजाद भट्टी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर काम करता है और विदेश में बैठे नेटवर्क के जरिए भारत में अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है। पकड़े गए तीनों आरोपियों का उससे लगातार संपर्क था और वो उसी के निर्देश पर देश में आतंकी गतिविधियों की साजिश को आगे बढ़ा रहे थे। स्पेशल सेल की टीम को इनके बारे में पुख्ता सूचना मिली थी, जिसके बाद ट्रांस यमुना रेंज ने संयुक्त अभियान चलाकर तीनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान दितवा अब उत्तरी तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ये तूफान अगले 24 घंटों के दौरान तट के समानांतर उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। इस संभावित खतरे को देखते हुए चेन्नई मौसम विज्ञान केंद्र ने तिरुवल्लुर और रानीपेट जिलों में रेड अलर्ट तथा चेन्नई सहित आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चक्रवात के प्रभाव से राज्य में हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके चलते 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। राजस्व मंत्री आर रामचंद्रन ने नुकसान के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि तटीय जिलों में 149 मवेशियों की जान गई है और 234 झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र पर भी मौसम की भीषण मार पड़ी है, जिससे कुल 57,000 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन जलमग्न हो गई है। श्रीलंका में चक्रवात दितवाह ने भीषण तबाही मचाई है, लिहाजा पड़ोसी धर्म निभाते हुए भारत की तरफ से ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। राहत सामग्री के साथ साथ NDRF की टीम में भी श्रीलंका भेजी गई हैं ताकि इस प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी कि NDRF की टीमें श्रीलंका के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर राहत और बचाव अभियान चला रही है। चक्रवात की वजह से श्रीलंका के तटीय इलाके जलमग्न हैं, लिहाजा ये टीमें दिन रात मिलकर बचाव अभियान में जुटी हैं। श्रीलंका में चक्रवात दितवाह के बीच भारतीय वायुसेना पड़ोसी देश में लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही है। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने प्रतिबंधित इलाके में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हाइब्रिड बचाव अभियान चलाया। गरुड़ कमांडो की टीम की कोशिशों की वजह से भारतीयों, श्रीलंकाई और विदेशी नागरिकों के समूह को कोटमाले में हेलीपैड के जरिए कोलंबो पहुंचाया गया। इस समूह में 24 लोग थे। इसके साथ ही एक और प्रयास में भारतीय वायुसेना ने गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को भी चिकित्सकीय सहायता के लिए कोलंबो ले जाया गया। इसके पहले राहत कार्यों में सहायता के लिए 40 श्रीलंकाई सैनिकों की 5 टीमों को दियात लावा सेना शिविर में भूस्खलन प्रभावित कोटिमाल में भी एयरलिफ्ट किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 128वें एपिसोड के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। इस प्रसारण में उन्होंने स्वदेशी उत्पादों, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स और काशी तमिल संगमम जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने देश में निर्मित वस्तुओं और वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। इस दौरान उत्तरी कर्नाटक से एक अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां एक नवविवाहित जोड़े ने अपनी शादी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन सुना। दूल्हा दुल्हन ने विवाह समारोह के बीच समय निकालकर न केवल कार्यक्रम सुना, प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी, बल्कि स्थानीय उत्पादों के प्रति अपनी जागरूकता भी जाहिर की।
We have seen Narendra Modi's Mann Ki Baat. It's really useful, and we got to know what is happening inside India and then what is local, vocal, this topic. And we got to see that how we are seeing many more locally grown products and then made in India products. And we are hoping to see many more such products, and it was really helpful for us to get insight. आज भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर विभाग के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और राज्य मंत्री BL वर्मा ने भी शिरकत की। इस अवसर पर ALIMCO के नए लोगो का भी अनावरण किया गया और संस्था द्वारा दिव्यांगों के लिए बनाई गई क्लिप ऑन व्हील चेयर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटी को भी लॉन्च किया गया। इस बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि अलिम्को अपने 53वें स्थापना दिवस पर सुलभ, सुगम्य और सक्षम भारत के संकल्प को और सशक्त रूप से आगे बढ़ा रहा है। आज का दिन न केवल हमारी तकनीकी प्रगति का साक्षी है, बल्कि दिव्यांगजनों के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को नई उड़ान देने का प्रतीक भी है। एलिम्को ने केवल एक विनिर्माण इकाई के रूप में नहीं, बल्कि विश्वास, संवेदना और तकनीकी उत्कृष्टता की निरंतर यात्रा के रूप में दिव्यांगजनों के जीवन में सशक्तिकरण लाने के लिए यह संस्थान जहां प्रारंभ में केवल कृत्रिम अंगों के निर्माण कार्य से प्रारंभ हुआ था, बाद में दिव्यांगजनों की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न तरह के सहायक उपकरणों का निर्माण कार्य इसमें जोड़ा गया और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 11 वर्षों में लगभग 32 लाख दिव्यांगजनों को उनके जीवन में उपयोग आने वाले सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया गया। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी के न्यायालय पर दिए गए आपत्तिजनक बयान की केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र के किसी भी स्तंभ को, खासकर हमारे न्यायालय पर किसी व्यक्ति को ऐसी असभ्य टिप्पणी कभी नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि चारों स्तंभों का मान सम्मान सदैव बनाए रखना भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र की किसी भी स्तंभ को, खास करके हमारे न्यायालय पर किसी व्यक्ति को ऐसी ओछी टिप्पणी कभी नहीं करनी चाहिए। हमारा प्रजातंत्र मजबूत है क्योंकि हमारे 4 स्तंभ हैं। चारों स्तंभ का मान सम्मान सदैव रखना ये भारत राष्ट्र के हर नागरिक की जिम्मेदारी हो। भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। ये 14 दिवसीय अभ्यास 17 से 30 नवंबर 2025 तक चला। अभ्यास के 8वें संस्करण में दोनों सेनाओं के कुल 240 कर्मियों ने भाग लिया। अजय वॉरियर 25 का मुख्य उद्देश्य अर्धशहरी इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों की क्षमता बढ़ाना था। समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्कृष्ट सैनिकों का सम्मान शामिल था, जो अभ्यास के दौरान बनी सौहार्दपूर्ण भावना को दर्शाता है। समापन समारोह में आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी हथियार प्रणालियों से युक्त उपकरणों का प्रदर्शन भी शामिल था। अभ्यास अजय वॉरियर 25 ने भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत रक्षा सहयोग को सुदृढ़ किया और वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 290 रन बना लिए हैं। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल क्रीज पर हैं। कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक पूरा किया। ऋतुराज गायकवाड़ 8 रन बनाकर आउट हुए। उनको ओटनील बाटमैन ने डेवाल्ड ब्रेविस के हाथों कैच किया। रोहित शर्मा 51 बॉल पर 57 रन बनाकर आउट हो गए।
उन्हें मार्को यानसन ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। रोहित शर्मा ने 60वां अर्धशतक लगाया। रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के 351 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इससे पहले ओपनिंग करने आए यशस्वी जायसवाल 18 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें नांद्रे बर्गर ने विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच कराया। घरेलू मैदान पर टेस्ट सीरीज में अफ्रीकी टीम से मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम वनडे सीरीज में जीत के इरादे से उतरी है। इस सीरीज में सबकी नजरें भारतीय टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली पर लगी है। इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।